अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड, ठीक है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? चलो, तो आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो काफी आसान टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आते हैं थर्मल प्रॉपर्टी से, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज बोले तो पूरा अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड कर दूं, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे इन 3 चैप्टरों से, ठीक है। तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। अब टेम्परेचर, कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास आता है ना, बोलता है बुखार हो गया है, ठीक है, तो क्या करते हो, थर्मामीटर निकालते हो और लगाते हो, ठीक है। फिर बोलते हो कुछ देर तक वेट करो, फिर जब उधर टू 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 बोलने लगता है, फिर अब अच्छा 102 डिग्री, वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, सेल्सियस मत बोल देना। 102 डिग्री सेल्सियस तो लोग उबलने लगते हैं, ठीक है। चलो, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहले हम थर्मल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड its measurement and its measurement। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आसान टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। नीट में एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ओके। तो थर्मल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, सर एक क्वेश्चन आता है, क्या ही पढ़ना है, हाँ जो आता है वो बता दो सर, पूरा में से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, ओके। तो थर्मल प्रॉपर्टीज मैंने बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाँ, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस था, डिफिनेशन लिखवाया था ना, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज बोले तो प्रॉपर्टीज विच चेंजेस टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके। तो लिखेंगे पहले टेम्परेचर एंड मेजरमेंट में, पहले तो लिखेंगे थर्मोमेट्री, क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब थर्मो प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, प्रॉपर्टीज, हाँ, प्रॉपर्टीज which changes with change in temperature, which changes with change in temperature, उसको हम क्या बोलेंगे, is known as thermometric properties, is known as thermometric properties, thermometric properties। अब सर ये टेम्परेचर क्या होता है, ये देख लेते हैं। टेम्परेचर, इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है।
ओके, रिलेटिव मेजर ऑफ, अब जैसे मान लो टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे सर, यहाँ का टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, ये तुम कैसे बताते हो भाई, आपको कैसा फील हो रहा है, ओके, ठंड कहाँ लग रही है, कहाँ पे गर्मी लग रही है, उस हिसाब से आप बताते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन इस रूम में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बाहर जाता है तो उसको बाहर कैसा लगेगा, गर्म लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 एसी चला रखी है, टेम्परेचर डाउन हो रखा है, ठीक है, ओके राम भाई, ठीक है। चलो अब कोई पर्सन है जो है ना आग के भट्टी के पास खड़ा है इस समय, ठीक है, चलो तुम यहां से गए एडमिन स्टाफ के पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी किसी को नहीं जाना है, अभी है ना सन स्ट्रोक हीट स्ट्रोक पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तुम इस रूम से बाहर गए, बस ऐसे गैलरी में खड़े रहे यहाँ पे, ठीक है, ओके, केबिन में जाके खड़े हो गया, सर से मिलने चले गए, तो वहां पे आपको थोड़ा गर्म फील होगा, ठीक है, आपको क्या लगेगी, गर्मी। और जो पर्सन धूप में खड़ा है, जो धूप में हुड को कॉर्नर से पैदल चल के आ रहा है, वो जब आएगा एंटर करेगा अंदर तो उसको कैसा लगेगा, ठंडा। वहीं पे मुश्ताक सर की केबिन में वो भी गया था, तुम भी गए हो, तुमको मुश्ताक सर की केबिन क्या लग रहा है, गर्मी लग रही, वो पर्सन उसको क्या लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है, उसको ठंडा लग रहा है ना, वो जिस कंडीशन से आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का टेम्परेचर कम है, लेकिन तुम जिस एनवायरमेंट से गए उसके रिस्पेक्ट में वो हायर टेम्परेचर है, समझ में आई बात। तो टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ, अब देखो जो चीज तुमको गर्म लग रही है वही दूसरे पर्सन को ठंड लग रहा है, ठीक है, ठंडी लग रही है ना उसको, ओके। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के जो इंडियंस है, इंडियन जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जब यहाँ पे नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है उतने में ही वो जैकेट वगैरह पहन लेते, ठीक है, और आप लोगों ने मेरे को कभी जैकेट पहनते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे लिए वो ठंड है ही, डिपेंड करता है ना हम किस क्लाइमेट से आ रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो यूरोप में रहता है, जो स्वीडन में रहता है, जहां पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, वहां से यहाँ की कड़ाके की ठंड में आता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी अगर वो चला जाए तो भी उसको क्या लगती है, गर्मी लगती है, समझ में आई बात, ओके। उसके लिए यहाँ पे वो गर्म है लेकिन हमारे लिए वही सबसे ठंड है। तो टेम्परेचर इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी, क्या है टेम्परेचर, अब शाम समझ में आया, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ये तो ठंडा है, ऐसे नहीं बोल सकते, ठंड में जो तुम्हारे लिए यहाँ पे ठंड, मान लो नवंबर दिसंबर तुमको यहाँ ठंड लग रही है, कोई अगर रशिया से मैं पर्सन को बुलाऊं या स्वीडन से कोई पर्सन को बुलाऊं, यूरोपियन कंट्री से, उसको क्या लगेगा, यहाँ पे गर्मी लगेगी, समझ में बात, तुम्हें तो ठंड लग रहा है, तो ये रिलेटिव टर्म है, आप किस एनवायरमेंट से आ रहे हैं, ओके। अब जैसे मान लो मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा और कुछ बच्चों को बिल्कुल सर के ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना आप किस एनवायरमेंट से, बोले तो स्कूल में आपने क्या पढ़ाई की थी, आपका बैकग्राउंड कैसे, इसलिए बोलते हैं ना बेस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, देखो इस टर्म को हाईलाइट करने ना, रिलेटिव मेजर, रिलेटिव टर्म को, रिलेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और टेम्परेचर को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है, तो यहां पे लिख लेना एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इज केल्विन। अब कई बार आप लोग एक टर्म सुनते हो हीट, ठीक है, इस चैप्टर में बहुत बार आपको हीट सुनाई देगा, और एक चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा पूरा, एक सेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट का ट्रांसफर। तो पहले हमें हीट जानना होगा, ठीक है, हीट होता क्या है,
तो देखो जब हीट हीट एक तरीके की एनर्जी, ठीक है। अभी रुक जाओ, लिखना बंद करो सभी लोग, लिखना बंद करो। हीट एक तरीके की एनर्जी, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी, ठीक है, मान लो दो बॉडी है और दोनों ही बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्या बोला मैंने, डिफरेंट टेम्परेचर पे, उन दोनों ही बॉडी को जो कांटेक्ट में लेके आओगे, तो टेम्परेचर सॉरी हीट जो होता है वो कहां से फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। समझ में आई बात। when two bodies of different temperature, दो अलग अलग तापमान की बॉडीज को जब हम कांटेक्ट में लेके आके रखते हैं, तो हीट या जो एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर। पानी कहां से कहां फ्लो होता है, हायर लेवल से लोअर। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात। ओके, तो टेम्परेचर जो हीट है, जो एनर्जी है, हायर टेम्परेचर से लोअर, तो जो एनर्जी फ्लो हो रही थी, इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, हीट। समझ में आई बात। ओके, तो लिखो, when two bodies when two bodies of different temperature of different temperature of different temperature made in contact made in contact made in contact, then energy then energy flows from higher temperature flows from higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature. Okay, which is known as heat, which is known as heat. अब हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है। तो हीट कब फ्लो करेगा, जब बॉडीज की टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा। समझ आई बात। अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तभी हीट फ्लो होगा। अगर दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो नहीं होगा। वाटर लेवल सेम हो गया तो वाटर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो टू फ्लो द हीट बॉडीज मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये कुछ शर्तें हैं हीट फ्लो होने के लिए, ठीक है। हीट तभी फ्लो होगा जब बॉडीज की टेम्परेचर के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द हीट फ्लो क्या है, बॉडीज इन कांटेक्ट मस्ट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। ओके, खान साहब समझ में आ रहा है। क्या हुआ, दुखी लग रहे हो, हंस क्यों नहीं रहे हो, अब्बू ने डांट दिया क्या तुमको। हाँ हाँ सर, आज गर्मी ज्यादा है, एसी तो चला रखा है, फिर भी होती है। तुम रुमैसा सब एक कैटेगरी हो गया सर, है तुम लोग को है ना ले जाना पड़ेगा यूरोप, है ना, वहीं हो, यहाँ कहाँ हुए, ठीक है, गलत कंट्री में हो गया ना। ईरान चले जाओ, वहां पे बहुत है, नहीं ईरान नहीं, कश्मीर चले जाओ, ठीक। बताओ, एसी है, ऊपर पंखा भी है, अब ठीक लग रहा है, मरियम से सीखो, बेचारी है ना, एडजस्ट कर लेती किस तरीके से। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव लोग। चलो तो चले आगे चले। व्हेन टू बॉडीज, ठीक है। अब बताओ हीट फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन अभी अभी मैंने क्या बताया, हाँ सही में। चलो तो लिखो नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट फ्लो, है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट फ्लो। बताओ क्या है नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट फ्लो,
Some bodies must be at different temperature. Bodies in contact. क्या हुआ? दिख रहा नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर जाने दो, तो इतना ही है। तो हीट वाले ही सेक्शन में लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है उसमें? फॉर हीट ट्रांसफर देयर मस्ट बी, ठीक है, ओके, बस। फॉर हीट ट्रांसफर देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस between bodies in contact, ठीक है, ये शर्त होनी चाहिए। दूसरा इसमें लिखेंगे वही सीरियस यूनिट एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हीट जूल, एनर्जी है ना वो, ठीक है। देखो अयान को समझ में आ रहा है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट तो एक एनर्जी है ना। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है? जूल, ओके। और सीरियस यूनिट अर्ग, पढ़ा है मैंने, पढ़ा था आपको यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है, ओके। चलो ये दूसरा पॉइंट था। सीरियस यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। सीरियस यूनिट ऑफ, सीरियस यूनिट क्या होगा जल्दी से बताओ? अर्ग। और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट मेजरमेंट क्या है? ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकली हम किस में मेजर करते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, ठीक है। अब यहां पे कुछ आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बोलेगा टू बॉडीज इन कांटेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई भी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ वो फ्लो ना करे, मतलब दोनों ही बॉडी जो कांटेक्ट में उनका टेम्परेचर क्या है? सेम है, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नो हीट, नो नेट हीट ट्रांसफर, ठीक है, नो नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। तो लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, नो, ऐसे लिखो, टू बॉडीज इन कांटेक्ट, two bodies in contact are said to be in thermal equilibrium. Two bodies in contact are said to be in thermal equilibrium if no net heat transfer, net को ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है, no net heat transfer, if no net heat transfer takes place from
one body to another body, ठीक है। दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों? थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मतलब दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम हो गया ना। समझ में बात? ठीक है। टू बॉडीज इन कांटेक्ट आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज बोथ द बॉडी आर एट सेम टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिख लेना, इन इसेंस both the bodies are at same temperature, are at same temperature, ठीक। चलो तो देखिए यहाँ पे thermometer is a device used to measure the temperature. Thermometer is a device used to measure the temperature of body. ओके okay? अब मेनली इस चैप्टर में तीन तरीके के थर्मोमीटर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मेनली three type of temperature scale, temperature scale will be studied है ना। We will be studying mainly three type of temperature scale, ठीक है, in this chapter, in this chapter। First, Celsius scale, Celsius scale, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे केल्विन स्केल। ये तीन तरीके की टेम्परेचर स्केल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। तो इसकी जो रीडिंग निकालते हैं हम लोग किस तरीके से निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो किसी को तो मुझे रेफरेंस बनाना पड़ेगा ना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जनरली हम लोग आइस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस, ठीक है। तो फॉर एनी स्केल, अब तुम लोग अब जैसे इसमें एक फॉल्टी थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, उसको मतलब अननोन थर्मोमीटर या फॉल्टी थर्मोमीटर जिसको आप लोग खुद बनाते हो, ठीक है। आपने अपना एक नया थर्मोमीटर बनाया, ठीक है, उस थर्मोमीटर का नाम रख दिया मेडिकोस स्केल, ठीक है, ऐसा कुछ तो नाम रख दिया, ठीक है। अब उस थर्मामीटर से जो आपने रीडिंग ली वो रीडिंग ये स्टैंडर्ड स्केल पे कितना शो करेगा ये सब हम निकालते हैं, ठीक है। और उस थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं, फॉल्टी थर्मामीटर या अननोन स्केल, ठीक है। तो तुम दुनिया में जितने भी स्केल बनाओगे उसके लिए ये जो वैल्यू आएगी रीडिंग ऑफ स्केल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल बनाऊं, फॉर एग्जांपल रुको, सेल्सियस स्केल, ठीक है। मान लो सेल्सियस स्केल है, ठीक है।
मान लो सेल्सियस स्केल है और ये केल्विन स्केल। देखो हमने तीन तरीके, एक स्केल और बना लेते हैं ना, फॉल्टी थर्मामीटर या नॉन स्केल। चलो अब इन स्केल पे आप ध्यान दोगे तो ऐसे है ना, रीडिंग्स बनी हुई होती, ठीक है, ऐसे डिविजन्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इन स्केल में ऐसे सभी स्केल्स पे ऐसे कुछ ना कुछ डिविजन्स बने होते हैं। ऐसे सभी स्केल्स पे पूरा यहाँ तक बना होता है, ठीक है, पूरा वो यहाँ तक बना होता है। ओके, मैं वो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन पूरा यहाँ तक बना होता है। ऐसे पूरा बना होता है, ठीक है। आपको ये सब तो समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये मान लो सेल्सियस स्केल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल्सियस स्केल। मैंने बोल दिया मान लो ये केल्विन स्केल है, और मैंने बोल दिया मान लो ये फारेनहाइट स्केल है, ठीक है। और ये मान लो कोई अननोन या फॉल्टी थर्मामीटर, ये एक अननोन स्केल है जिसको आप लोग बनाते हो, ठीक है। या इसी को कई बार क्वेश्चन में बोल देता है फॉल्टी थर्मामीटर, फॉल्टी थर्मोमीटर, ठीक। अब रेफरेंस के लिए, अब यहाँ पे जो रीडिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, एल एफ पी, लोअर फिक्स पॉइंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। मान ये था, ये सभी स्केल्स का क्या है, अपर फिक्स पॉइंट। ऐसे हम सभी स्केल्स का क्या निकाल लेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, चलो मान लो ये सभी स्केल्स का यहाँ पे क्या है, लोअर लोअर फिक्स पॉइंट। ऐसे मान लो ये सभी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, ऐसे मान लो, ठीक है। ये है अपर फिक्स पॉइंट, ये सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है, ये फारेनहाइट स्केल है, और ये अननोन स्केल है। तो फॉर एनी स्केल आप जो ये वैल्यू निकालते हो, सोचो आपने इसको पानी में या किसी बॉडी से अटैच किया इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम बोलते हैं जहां पे वो लिक्विड जाकर रुकता है, फिर हम इसे देख के बताते हैं अच्छा इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है। ओके, आप लोगों ने दुकानों में देखा होगा, अभी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है वहां पे जाओ, वहां पे देखो मर्करी ट्यूब होती है, मर्करी थर्मामीटर रखते हो, ठीक है। ओके, उसको मुंह में ऐसे रखते हो, कोई आ रहा पान मसाला खा के उसके मुंह में वही है, तुम गए तुम्हारे मुंह में वही है, ठीक है। ओके, तो बड़ा ही अनहाइजीनिक मामला हो जाता है, ठीक है। ओके, अब सोचो गए हो तुम थर्मामीटर, ठीक है, तुम बिल्कुल सही सलामत थे, कुछ डॉक्टर की आदत होती है ना टेम्परेचर मेजर करने की बॉडी, ठीक है। अब तुम गए, अब सोचो कोई एक लड़की बैठी है उसकी तबीयत खराब है, उसके मुंह में भी वही थर्मामीटर था, ठीक है। फिर अगला नंबर तुम्हारा है, ठीक है, और तुम बिल्कुल है ना बीमार हो जाएंगे, ठीक है। यही थर्मामीटर चाहिए अपने को। ओके, तो तुमने भी अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करवाया, लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं कि उसके मुंह से निकालो फिर तुम्हारे मुंह में लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, उस थर्मामीटर पहले वो क्लीन करता है, उसके लिए एक लिक्विड होता है, ठीक है। अदरवाइज सोचो ना एक पान मसाला खा के अनानास गुटखा खा के। तो अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है, डिजिटल वाला आ गया, ठीक है, वो ठीक है ना। तो तुम लोग डिजिटल वाला प्रेफर करना।
तो जितने भी स्केल है फॉर एन रीडिंग ऑफ द स्केल, रीडिंग ऑफ स्केल। अब मान लो लिक्विड एक्सपैंड होके यहां तक पहुंच गया है ना, यहां तक लिक्विड इसमें लिक्विड फिल था, ठीक है, लिक्विड एक्सपैंड हुआ यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इसमें लिक्विड एक्सपैंड हुआ मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो हर एक स्केल में देखेंगे कि सर वो कहां तक एक्सपैंड हुआ, फिर हम बॉडी की टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ स्केल, रीडिंग ऑफ स्केल, अब कौन सा स्केल लिया उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल सभी के लिए अलग अलग आएगी। रीडिंग ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। रीडिंग ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल द स्केल, और ऑल द स्केल चाहे जो लेके आओ, अननोन स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, रैंकाइन स्केल, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, सभी के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रीडिंग ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो सभी स्केल के लिए बराबर होती है। सुन मेरी बात, ओके, कांस्टेंट फॉर ऑल द स्केल। अब जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट, ठीक है, आइस पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, आइस पॉइंट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। और फॉर सेल्सियस स्केल, फॉर सेल्सियस स्केल जो आइस पॉइंट आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है वो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और केल्विन स्केल पे कितना होता है, 273 केल्विन। और फॉरेनहाइट स्केल पे क्या होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, अच्छा आइस पॉइंट को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ओके। और यूएफपी ये क्या है, कल मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। अब अपर फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट। और फॉर सेल्सियस स्केल जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल के लिए जो अपर फिक्स पॉइंट है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और केल्विन स्केल पे कितना होता है, 373 केल्विन। और फॉरेनहाइट स्केल पे कितना होता है अपर फिक्स पॉइंट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। कल मैं डिटेल में इस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फोटो चाहिए, ये तुमने तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल थे उनसे हम क्या हो गए थे, फेमिलियर हो गए थे, ठीक है। सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, और ये 40 थर्मोमीटर है अननोन स्केल, ठीक है, जो तुम खुद बनाते थे। लोअर फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, फॉर रेफरेंस, उसके रेफरेंस के लिए हमने क्या लिया था, आइस पॉइंट, ओके। और रेफरेंस के लिए अपर फिक्स पॉइंट को हमने क्या ले लिया था, स्टीम पॉइंट, ओके। तो आइस पॉइंट फॉर ए डिफरेंट स्केल ये आया था, और स्टीम पॉइंट फॉर ए डिफरेंट स्केल ये आया था, ठीक है। और फिर मैंने बोला था रीडिंग ऑफ स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो सभी स्केल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके। नाउ अब रिलेशन निकालते हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में, ठीक। पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, ठीक। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट
टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बताओ सेल्सियस स्केल से तुमने कोई रीडिंग ली, ठीक है, मान लो उसकी रीडिंग आई सी, ठीक है, तुमने रीडिंग लिया और जिसमें लिक्विड था एक्सपेंड होके वो मान लो यहाँ तक पहुंचा, लिक्विड मान लो एक्सपेंड होके यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो वैल्यू होगी वो हम रीड कर लेंगे, बोलेंगे यार टेम्परेचर बॉडी का इतना है, समझेगा। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल पे रीडिंग मान लो सी आया माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर, ये जो वैल्यू है क्या कांस्टेंट है क्या, वो सभी स्केल के लिए बराबर होनी है, तो मैंने क्या लिखा बराबर। केल्विन स्केल के लिए क्या लिखोगे, K माइनस 273, केल्विन स्केल पे रीडिंग मान लो कुछ आए तो उसको केल्विन में लिखते थे ना, मान लो केल्विन स्केल में रीडिंग लिया आया 213 केल्विन, ठीक है, तो 213 यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर, फॉरेनहाइट स्केल पे क्या लिखेंगे, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, देखो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है और सब बराबर है एक दूसरे के। अब तुमने जो थर्मामीटर बनाया था है ना, फॉल्टी थर्मामीटर नहीं दिख रहा है, चलो तुमने जो थर्मामीटर बनाया था मान लो वो एक्स थर्मामीटर, थर्मामीटर का नाम क्या रख दिया मैंने एक्स, अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से नाम रख देना, ठीक है, तनवीर ने बना तो टी माइनस समथिंग, ठीक है, जाहिर ने बना तो जेड रख देना, ठीक, ओके, एक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये आता है रिलेशन, ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, ओके, बात समझ, चलो अब देखो आप लोग बड़े ध्यान से देखना, ये जो रीडिंग है अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम सेम है क्या, इस स्केल के लिए भी सेम होना चाहिए, इस स्केल के लिए भाई दूरी, देखो इन दोनों अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी क्या सभी स्केल में बराबर लिया गया है, ठीक है, तो सभी स्केल में बराबर लिया गया है, तो सर कौन से स्केल का एक डिवीजन सबसे ज्यादा रीडिंग दे रहा होगा, सर जिसके डिवीजन के बीच में गैप ज्यादा होगा, ठीक है, अभी बात को समझाता हूं मैं। पॉइंट ए है जो तुम्हारा घर है, ठीक है, होम, होम से तुम्हें आना है कोचिंग, ठीक है, पॉइंट बी, अब घर से कोचिंग के बीच की कुछ दूरी होगी, मान लो 1 किलोमीटर मान लिया हमने, 1 किलोमीटर, ठीक है, अब सभी लोग इधर ध्यान देना, अब घर से दो लोग निकलते, ठीक, एक मान लो तुम निकल रहे हो, ठीक है, और एक तुम्हारा छोटा भाई निकल रहा है, ठीक, दोनों साथ में निकले, है ना, दोनों की कोचिंग से घर से सेम डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर, ठीक है, ओके, चलो तो बताओ घर से कोचिंग तक जाने में किसको कम स्टेप्स लगेंगे, जो बड़ा है ना, जो बड़ा है ना, क्योंकि उसके फुट स्टेप्स के बीच में जो गैप है, जो फुट स्टेप्स के बीच की लंबाई है वो ज्यादा होगी बड़े वाले भाई की, और जो छोटा है 5 साल का बच्चा है उसके फुट स्टेप्स छोटे छोटे होंगे, समझ में आ रहा है, नो डाउट सर, घर से कोचिंग के बीच की दूरी समझ में आ रहा है, दोनों के लिए ही 1 किलोमीटर है, ठीक है, फॉर ऑल द स्केल्स अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स के पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो बराबर है क्या सभी स्केल्स के लिए, है ना, लेकिन कौन सा डिवीजन, डिवीजन बोले तो दो कॉन्टिन्यूअस जो गैप्स हैं उनके बीच की दूरी, एक डिवीजन, इसको हम क्या बोलते थे, एक डिवीजन, याद करो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ाया था, है ना, तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता था वो छोटा होता था और मेन स्केल का डिवीजन मतलब उनके जो रीडिंग्स है या डिवीजन है उनके बीच की दूरी ज्यादा होती थी, समझ में आई बात, मतलब जो वर्नियर स्केल के डिवीजन थे वो पास पास होते थे, तो सिमिलरली यहाँ पे बोला भाई साहब घर से कोचिंग जा रहे हो सेम डिस्टेंस दोनों के लिए है,
बड़ा वाला जो भाई है उसको कम फुट स्टेप्स लगेंगे। मान लो बड़ा वाला भाई 1 किलोमीटर चला गया फॉर एग्जांपल 100 फुट स्टेप्स में, ओके 100 स्टेप्स में। तो छोटा वाला जो भाई वो कितने में जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल हमने बोला 200 स्टेप में गया। बड़ा वाला भाई 100 स्टेप में गया है, छोटा वाला भाई 200 स्टेप में गया। तो किसके स्टेप की लंबाई ज्यादा है या किसके स्टेप की रीडिंग ज्यादा है? बड़े वाले भाई ना, बड़े वाले भाई के 1 स्टेप की जो लंबाई है वो ज्यादा है कि नहीं? समझना, सिमिलर यहाँ पे बातें हो रही, दूरियां सेम है। अब बस ये देखो सर, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ा। सोचो, यहां से यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच का गैप कितना है? 100 डिग्री का, 100 डिग्री का, ओके। इनके बीच का जो डिवीजन है, टोटल कितने डिवीजन रहे होंगे? अब मैंने बोला एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, तो 100 डिवीजन 100 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन है इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल कितने हैं? 100। सेम दूरी में केल्विन स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? सर ये 273 और 373, डिफरेंस लगभग कितना आएगा? 100। इनमें भी सर 100 डिवीजन है। फ़ारेनहाइट स्केल में सर सेम डिस्टेंस के बीच में कितने डिवीजन है? बताओ। कितने डिवीजन है? 180 डिवीजन। ठीक है। और एक तुमने जो बनाया था, मान लो इसका डिवीजन तुमने नहीं पता, मान लो x या अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, यही आएगा नंबर ऑफ डिवीजन। क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन निकाल कैसे रहे थे? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो सोचो सेम डिस्टेंस में कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन। यहां सेम डिस्टेंस में कितने डिवीजन है? क्या दोनों ही स्केल के जो डिवीजन है वो सेम रीडिंग देंगे क्या? क्या दोनों ही स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू सेम सेम आएगी क्या? बिल्कुल सर। इसके भी जितनी इसके डिवीजन की वैल्यू है उतनी ही इसके वन डिवीजन की वैल्यू है। जितने इसके 1 स्टेप की लंबाई है उतना ही इसके 1 स्टेप की लंबाई है। तभी तो 100 स्टेप्स में कवर करेंगे। सेम डिस्टेंस मान लो दोनों ने 100 स्टेप्स में कवर किया था, तो क्या दोनों के फुट स्टेप की लंबाई बराबर है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों स्केल में जो डिवीजन है वो सेम रीडिंग देंगे क्या? समझ आई बात? बात समझ आई? अरे कुछ तो बोलो, इसे सो रहे हो एकदम, है ना, मरे हुए। 180 डिवीजन बताओ। अब देखो सेम डिस्टेंस कवर करने को उसके कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, कितना डिवीजन से 180, तो इसके एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी क्या? 1 डिवीजन की वैल्यू इनके कंपैरिजन में तो कम होने वाली है। समझ में आई बात? तो यहां से तुमको क्या कंक्लूजन निकल के आया? जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन उतनी रीडिंग कम। जो रीडिंग है, एक डिवीजन की जो रीडिंग है वो नंबर ऑफ डिवीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात? एक फुट स्टेप की जो लंबाई है वो नंबर ऑफ फुट स्टेप्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ज्यादा फुट स्टेप्स तो एक फुट स्टेप की लंबाई बहुत ही कम। समझ में आई बात? कम फुट स्टेप्स तो एक फुट स्टेप्स की लंबाई बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो नोट डाउन करते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला आपने? रीडिंग ऑफ डिवीजन, रीडिंग ऑफ डिवीजन, रीडिंग ऑफ डिवीजन is inversely proportional to the, बताओ, रीडिंग ऑफ डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिवीजंस। ओके, नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल की जो वैल्यू है, फ़ारेनहाइट की जो 1 डिवीजन की वैल्यू है, क्या वो सबसे कम होगी? और केल्विन और सेल्सियस के दोनों ही बराबर होंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये तो चलो तुमने लिख ही लिया यहाँ पे। 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल, 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल रीड्स लेस देन 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल। और 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल और 1 डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल दोनों ही क्या है?
बराबर बराबर है। समझ में आई? इसी को अगर मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करूं तो c माइनस जीरो क्या लिखोगे? c ही तो लिखोगे। एक मिनट इधर ध्यान दो सभी लोग। c अपॉन में 100 माइनस जीरो 100 बराबर k माइनस 273 डिवाइड बाई 100 बराबर f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ओके, ये तो लिख सकते हो। इन तीनों ही टेम्परेचरों का रिलेशन देखो तो क्या होगा, मैं 20 से कट करूं, अगर मैं 20 से सभी जगह कट कर दूं तो इधर क्या आएगा 5, इधर क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, तो फर्दर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? c अपॉन में 5 बराबर, सर क्यों 20 से करके? भाई सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 20 ही था। ठीक है, इन तीनों में ही। ओके, यस सर, केल्विन और सेल्सियस में तो सर डिनोमिनेटर से मैं कट कर दूं, बिल्कुल। जब आप सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में रिलेशन निकालते हो, कोई भी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना है, तो क्या करते थे तुम लोग? 273 डिग्री ऐड कर देते थे। याद करो, ठीक है। चल पहले ये सब नोट डाउन करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, चलो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा सर, तीनों टेम्परेचर में जो रिलेशन है टेम्परेचर स्केल में, c अपॉन 5 बराबर k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 बराबर f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ये प्यारा सा रिलेशन आपने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, कितना प्यारा रिलेशन है। ओके, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व करवा देगा और पिछले 20 साल में सिर्फ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उतनी तुम्हारी एज भी नहीं होगी, सोचो तुम पैदा भी नहीं था तब से लेके आज तक एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो सीईटी एग्जाम होता है उसमें आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हमें करने पड़ेंगे। अब कोई दो स्केल एट ए टाइम लेके हम कंपेयरिंग करें। ठीक है, एट ए टाइम हम कोई दो स्केल लेके कंपेयर करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला केस नंबर 1, अगर मान लो मैंने c अपॉन में 5 बराबर k अपॉन में 273 अपॉन में 5 लिखा है, सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा? c बराबर k माइनस 273, ये आएगा। तो k बराबर क्या लिख सकता हूं? c प्लस 273। अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा क्या करते थे? 273 डिग्री ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अपने को टेम्परेचर दिया पहला, ठीक है, कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इनटू केल्विन, इनटू केल्विन। तो देखो फर्स्ट पहले ही हम ले लेते हैं रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। सेकंड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। थर्ड 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। फोर्थ चलो 127 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन। बताओ क्या करेंगे? तो पहला मैं बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट 27 डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो क्या करोगे सर? 273 डिग्री ऐड, तो हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया 27 प्लस 273 ये किसमें कन्वर्ट हो गया? केल्विन में। अब वही टेम्परेचर अभी है ना, कैलकुलेट द गिवन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर अपने को क्या दिया था? 27 डिग्री। अब टेम्परेचर क्या रीड कर रहा है सर? केल्विन में क्या आया? 300 केल्विन, 300 केल्विन। ओके, सही लिखा है। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टेम्परेचर अपने को दिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट किसमें करना है? केल्विन में। तो -10 प्लस 273 क्या आएगा? 263 केल्विन। सिमिलरली ये दोनों करो, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड अरे मैं टीचर, मुझे लगा टीचर का नाम बता रहे हो तुम, मोल कॉन्सेप्ट टीचर का नाम। चलो ठीक,
देखो भाई साहब, इसको मुझे टेम्परेचर अपने क्या दिया है, इसको यहां लिख देते हैं। टेम्परेचर अपने को क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट किसमें करना है इसको, केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है तो क्या करेंगे, हाँ सर हवन करेंगे, ऐसा है क्या। T बराबर 373 केल्विन, यही आ रहा था कावेरी। अब ये बताओ, हाँ मशीन कुछ है क्या पीछे, हाँ इधर ध्यान। टेम्परेचर क्या दिया हुआ, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ क्या लिखोगे यहाँ पे, 127 प्लस 273, सर 400 केल्विन। समझ में आई बात है। अगर सेल्सियस, अगर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर दोगे ना भाई। देखो अपने पास इक्वेशन ये तैयार है, सर केल्विन में से सेल्सियस में जाना है तो +273 डिग्री, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो -273 डिग्री। समझ में आई बात। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट द, भाई इस हिसाब से पढ़ोगे तो थोड़ा कोर्स डिले हो सकता है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ो। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस इनटू डिग्री सेल्सियस। पहला, फर्स्ट 500 केल्विन, सेकंड 200 केल्विन, थर्ड 0 केल्विन। चलो बताओ, चलो पहला मैं बता देता हूं भाई साहब, किधर जाना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड बराबर के माइनस 273, सॉरी के, हाँ के माइनस 273, सेंटीग्रेड में जाना था। अब टेम्परेचर तुमने रीड किया था, ठीक है भाई साहब। अब सोचो टेम्परेचर अपने को दिया क्या, 500 केल्विन, जाना किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर क्या आएगा सर डिग्री सेंटीग्रेड में, 500 माइनस 273। देखो टेम्परेचर 500 केल्विन था, 500 केल्विन यहाँ लगाओ, -273 क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर क्या आ गया, 722 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, सर टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन, जाना किसमें है, सेंटीग्रेड में। तो क्या करोगे, 273 डिग्री माइनस कर दो तो क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर क्या आएगा, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। सर टेम्परेचर क्या दिया है, 0 केल्विन, मुझे इसको कन्वर्ट करना सेंटीग्रेड में। तो क्या करोगे सर, माइनस कर देंगे किसको, 273 डिग्री को, ठीक है। तो क्या आया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही क्या रखा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अभी लिखवा दूंगा, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। तो आपको क्या एहसास हो रहा है सर, सेल्सियस और केल्विन, कोई ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो सेल्सियस और केल्विन के बराबर हो सके, ठीक है। अगर सेल्सियस से मुझे केल्विन जाना है तो 273 डिग्री हम ऐड कर रहे हैं हमेशा, और केल्विन से सेल्सियस जाना है तो 273 डिग्री माइनस कर रहे हैं, ऐसे याद नहीं करना है। तुम्हें बस एक क्वेश्चन याद रखना है, केल्विन से सेल्सियस प्लस सेल्सियस से केल्विन माइनस, ओके। अगर मैंने बोल दिया 273 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करोगे 273 डिग्री और ऐड कर दोगे। अगर मैंने बोल दिया 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर दिया, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, तो 273 डिग्री माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 सेल्सियस, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया। चलो अभी ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जो सेल्सियस और केल्विन दोनों ही स्केल पे सेम रीडिंग देते नहीं, ठीक है। नो टेम्परेचर गिव्स द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ तो लिखेंगे, ग्राफ बिटवीन
टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन Kelvin and in Celsius. In Kelvin and in Celsius. And in Celsius. केल्विन और सेल्सियस में हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब सर ग्राफ पढ़ने के पहले मुझे इक्वेशन तो पता होना चाहिए। मान लो ये केल्विन है और ये सेंटीग्रेड है, ओके। मुझे इन दोनों ही पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता था? सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, ये पढ़ते थे रिलेशन। तो सेल्सियस एक्सिस कहां पे है? सेल्सियस कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, वाई लिखो। केल्विन स्केल कहां पे? एक्स एक्सिस पे, एक्स लिखा, माइनस 273। अब इसको कंपेयर कराओ, है ना, किससे? ऑन कंपेयरिंग y बराबर mx, कंपेयर करो y बराबर mx प्लस c से। तो सर जहां y है वही तो y है, जहां इक्वल वहां पे इक्वल, जहां पे x वहां mx, तो m की वैल्यू क्या रहेगी सर? 1, ठीक है। स्लोप क्या है आपका? 1, और y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस 273, क्या है? माइनस 273। तो यहां से कंपैरिजन की आपको पता चला स्लोप, जो कि क्या होता है स्लोप, ये कितना है? 1, और y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, माइनस का 273। y इंटरसेप्ट कहां से मेजर करते थे? ओरिजिन से, और नेगेटिव आया तो यहां पे कहीं पे ग्राफ को कट करेगा क्या वो? ठीक है। और स्लोप क्या है? 1, पॉजिटिव है। स्लोप बराबर क्या लिखते थे? tan थीटा। tan थीटा कितना है? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? 45 डिग्री। अब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ओके। ये है आपका एक्चुअल ग्राफ। स्लोप ये कितना एंगल? 45 डिग्री, और ये कितना है? माइनस का 273 सेल्सियस, ठीक है। सोचो, ओके। याद नहीं करना, सब बना के सिखाया तुमको कैसे बनाते हैं ग्राफ को। y बराबर mx प्लस c, सर ये y इंटरसेप्ट था, ये वैल्यू है माइनस 2 से, ये 273 डिग्री है, सिर्फ नेगेटिव था तो इसलिए हमने माइनस रख दिया, ओके। चलो अब जहां पे सेल्सियस की वैल्यू 0 होगी वहां पे k की वैल्यू क्या होगी? 273। चलो समझ में आई बात है। ये सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन ग्राफ बना है कि सेल्सियस और केल्विन दोनों ही सेम सेम हो, कभी नहीं है ऐसा। समझ में आई बात? ठीक। क्योंकि भाई सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हमें 273 ऐड करना पड़ेगा, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या कि वो बराबर बराबर हो जाए? नहीं ना, हमेशा तुम देख रहे हो कभी तो या तो ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सर कभी भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो तो वो टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन स्केल पे कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो लिख लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन Celsius scale and in Kelvin scale can never be same, and in Kelvin scale can never be same। तो फॉरेनहाइट स्केल को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो C अपॉन में F बराबर F माइनस 32 अपॉन में 9, ये दिया हुआ क्या, ओके।
मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C बराबर 5 ब्रैकेट में F माइनस 32 अपॉन में 9, या C बराबर 5F अपॉन में 9 माइनस 160 अपॉन में 9, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक, तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट में तो सर ये रिलेशन था ही, मैंने उसको थोड़ा ऐसे लिख दिया बस, ये और ये दोनों ही सेम है। ओके अच्छा ये बताओ, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड इन केल्विन स्केल सेम क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर दोनों का ही आइस पॉइंट अलग अलग है और दोनों ही जो स्केल उनके डिविजन की रीडिंग सेम सेम है। दोनों ही स्केल की जो डिविजन है 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सेम रीडिंग लेंगे, सेम रीडिंग देंगे दोनों, ठीक है। ओके, तो सर इसलिए इनका जो टेम्परेचर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सोचो पहले लीड ले रखा है, सोचो केल्विन स्केल। अब सोचो कोई एक पर्सन है वो 0 से स्टार्ट करता है, कोई एक पर्सन है वो 273, दो लोग हैं, ठीक है। दोनों लोगों के पास, एक लोग है जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, ठीक है मान लो, और एक पर्सन उसके पास 273 रुपीज थे, ठीक है। डेली दोनों की है ना, दोनों की जो मंथली सैलरी है यार, जितना वो डेली वेजेस है उनके वो सेम सेम है। ये भी डेली मान लो 20 रुपीज कमा के ले आ रहा है, ये भी 20 रुपीज कमा के ले रहा है, ठीक है। हाँ, इसके पास जैसे देखो दो लोग हैं, यहाँ पे देखो एक के है ना, एक के पास कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बाप की, ठीक है, इसके पास बाप की प्रॉपर्टी, ठीक है पूरा। ओके, तो बोलते हैं ना बाप का पैसा है उड़ा रहा है, ठीक है। तो दो लोग हैं, एक बच्चा है जिसके पास कोई भी विरासत में कुछ नहीं मिला उसको, ठीक है। एक है जिसके पास विरासत में 273 रुपए है, तो ये तो हमेशा आगे रहेगा ना, ठीक है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 273 रुपए है ना, दादा के जमाने में बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। एक समय था जब 1 रुपीज $40 के बराबर हुआ करता था, $40। आज क्या है, $1 $100 के बराबर लगभग लोग पहुंच गया, तो कितना वैल्यू डेप्रिसिएट होगी उसकी, ठीक है। तो देखेंगे सोचो ये आगे है ना हमेशा। अब दोनों की जॉब लग गई, दोनों ने पढ़ाई की, दोनों की जॉब लग गई, सेम कंपनी में सेम काम कर रहे हैं, और डेली उनकी सेम सैलरी है, डेली सेम उनका है ना, सेम वेजेस मिल रहा है उनको। इसको भी डेली 20 रुपीज मिल रहा है, इसको भी डेली 20 रुपीज मिल रहा है। तो सोचो ये हमेशा 273 आगे है ना, तो क्या कभी ये पर्सन इसकी बराबरी कर पाएगा? इसलिए जो अमीर होता है वो अमीर होता चला जाता है, जो गरीब होता है ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा ठीक। समझ में आ रही बात? जो गरीब होता है वो और अमीर हो जाता है, ठीक है, मेहनत करके। खैर, तो ये क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि ये दोनों बराबर बराबर हो जाए? क्योंकि सर दोनों सेम, ठीक है। ऐसे सेल्सियस और केल्विन में एक डिवीजन की वैल्यू सेम थी, क्योंकि 100 डिवीजन दोनों में थे, तो जो एक डिवीजन का गैप था वो सेम रीडिंग देगा। दैट्स व्हाई इनका जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल पे कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ओके, चलो अब यहां देखो, यहां पे क्या आ गया, सेम यहां पे देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ग्राफ ऑफ टेम्परेचर, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन Fahrenheit and Celsius scale, Celsius scale। उसका ग्राफ बनाते देखते क्या है। इधर हमने बोल दिया डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर हमने बोल दिया डिग्री सेंटीग्रेड। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं, मान लो ये ओरिजिन। अब सभी लोग बताएं अपने पास रिलेशन क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निकल के, थोड़ा सिंपलीफाइड वर्जन लिखा था, 5F अपॉन में 9 माइनस 160 अपॉन में 9। C कहाँ है, y एक्सिस पे, और F कहाँ है, माइनस 160 अपॉन में 9। इसको कंपेयर करो y बराबर mx प्लस c से, तो m की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 9, और c की वैल्यू माइनस
160/9 सर, m की वैल्यू 5/9, स्लोप तो पॉजिटिव है सर, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या है, -160/9 नेगेटिव है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ में आया ये, और इसका जो स्लोप है वो क्या है 5/9, और ये जो वैल्यू कितनी है -160/9, ओके। और जब सेल्सियस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 32, ये कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा यहां पे बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, जो आपने एक बॉडी की टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है, एक बार उस बॉडी की टेम्परेचर को सेल्सियस से मेजर किया, एक बार सेम बॉडी की टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर किया, क्या इस बात की संभावना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर सेम हो जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बात की संभावना, ठीक है। अब देखो दोनों का लोअर फिक्स पॉइंट अलग अलग है, सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ में आ सर। नो डाउट विरासत में इसको कुछ मिला है, ठीक है, कुछ तो कुछ मिला है, ठीक है, लेकिन जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, मतलब यहां पे बताओ लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट में कितने नंबर ऑफ डिवीजन थे 100, फ़ारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में कितने डिवीजन थे 180, तो हमने आपको बताया था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रीड करेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम रीड करेगा, या यूं कहूं नो डाउट सर इसको विरासत पैसा मिला था, बाप का पैसा, सुना है, और खूब उड़ाया मस्ती किया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, मेहनत में पीछे रह गए, मेहनत में ये पीछे रह गए, और वही जो बच्चा गरीब था विरासत में कुछ नहीं मिला तो उसको पता था कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, वो मेहनत कर करके आगे बढ़ गया, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा वो इसकी बराबरी कर लेगा, हाँ ओके। सोना ही बात, नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे कम तो फुट स्टेप्स, तो एक डिवीजन यहाँ पे ज्यादा रीड करेगा, यहाँ पे फुट स्टेप ज्यादा तो एक फुट स्टेप कम रीड करेगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है रीडिंग की वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम है, बात समझ आ रही है, हाँ सोच के बोलते हो इसका मतलब सर वो आपको खुश करने के लिए हम बोल देते हैं, चलो तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, नोट लगा के यहां भी लिखेंगे, यहां पे टेम्परेचर है ना सेम हो सकता है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, लिखेंगे वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल में भी सेम, बराबर हो सकते हैं, सेल्सियस स्केल में भी सेम, ठीक है, चलो में भी सेम, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, अब डिफरेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, अगर बोला कि मैंने सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, ठीक है, सेल्सियस स्केल से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है, 2 बार, कुछ समय बाद वो ठंडा हो गया, मान लो 2 बॉडी है अलग अलग, सोचो एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, बॉडी ए और बॉडी बी का हमने सेल्सियस स्केल से टेम्परेचर मेजर किया, तो बॉडी ए का जो टेम्परेचर आया वो मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया, बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो डिफरेंस कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बात समझ में आई, सेम बॉडी का टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट या केल्विन स्केल से मेजर किया, तो इनकी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा ये हम पूछने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, तो चल पढ़ते हैं इसको, ये वाला रिलेशन रखने देना, ठीक फारा है या फरहान, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ कोई बात नहीं, ठीक, म्यूजिक वगैरह सुनना चाहिए, ठीक, लेकिन क्लास में कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर on different temperature scale in different temperature scale in a different temperature scale, ठीक है, calculation of difference in temperature, calculation of difference in temperature in different temperature scale, ठीक है। तो क्या था रिलेशन, कुछ इस तरीके से आता है, डेल्टा सी अपॉन में 5 बराबर डेल्टा के अपॉन में 5 बराबर 5 सॉरी डेल्टा एफ अपॉन में 9 जाता है, ठीक है, ये है वो रिलेशन। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन डिफरेंस स्केल, ये रिलेशन आता है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इन दोनों को, तो डेल्टा सी अपॉन में 5 है ना, फर्स्ट लिखता हूं, डेल्टा सी अपॉन में 5 बराबर क्या आएगा, डेल्टा के अपॉन में 5, तो क्या डेल्टा सी बराबर डेल्टा के, ये रिलेशन आया क्या, बिल्कुल ये आना ही चाहिए था सर, क्योंकि सर 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो 1 डिवीजन ऑफ सेल्सियस स्केल मेजर करता था वही 1 डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल मेजर करता था, तो जो डिफरेंस यहाँ आएगा वही डिफरेंस, क्योंकि सर सेम अपर फिक्स और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो साइज डिग्रीज है वो दोनों स्केल के लिए सेम है क्या, 100 डिवीजन 100 डिवीजन, तो भाई साहब हर डिवीजन की वैल्यू सेम रहेगी तभी तो बराबर है, समझना, इसलिए जो डिफरेंस सेल्सियस स्केल पे वही डिफरेंस केल्विन स्केल पे, समझना ही बात। दूसरा, ठीक है, दूसरा, अब मैं सेल्सियस और फॉरेनहाइट को मेजर कर लेता हूं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा 5 बराबर डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा 9, सर ये केल्विन और फॉरेनहाइट का क्यों नहीं कर रहे भाई साहब, जो डिफरेंस केल्विन में आएगा वही डिफरेंस तो सेल्सियस में आएगा, तो किसी एक को ले लो, ठीक है, तो डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल क्या है, 5 अपॉन में 9 टाइम्स डिफरेंस इन फॉरेनहाइट स्केल, यहां पे सर डिफरेंस अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि सर सेम साइज डिग्री में नंबर ऑफ डिवीजन फॉरेनहाइट के ज्यादा थे 180, सेम साइज डिग्री ऑफ साइज जो था, बताओ सेम साइज डिग्रीज में कितने डिवीजन थे फॉरेनहाइट में 180 और सेल्सियस में 100, तो आपको पता है सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 1 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा है, तो ये रिलेशन है, ये वैल्यू क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन फॉरेनहाइट स्केल, ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, यह है क्या, ठीक, ठीक है, नोट डाउन करिए, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है ये होता है सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो इसको क्यों बोला गया, एब्सोल्यूट जीरो इसको क्यों बोला, क्यों, क्योंकि सर इस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, फ्रीज हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कब आता था जल्दी से बताओ, एनर्जी इन मोशन, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती थी तो उस मोशन की वजह से उस बॉडी के साथ जो एनर्जी एसोसिएट हुई उसी एनर्जी को हम क्या नाम दे देते थे, काइनेटिक एनर्जी, इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोला, क्योंकि हुई सर इस टेम्परेचर पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है यूनिवर्स में, जो एनवायरमेंट में या यूनिवर्स में जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है, चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक, चाहे कहीं भी चले जाओ, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, समझ में आई बात, जब फ्रीज हो गए मतलब मॉलिक्यूल्स रुक गए ना, रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां पे लिख सकते हो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो कि कितना है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ
gas molecules becomes zero, becomes zero. क्यों? क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाते हैं. ओके, है ना, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं सर, फ्रीज हो जाते हैं. दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी जीरो. ओके, क्या केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. देखो एब्सोल्यूट जीरो, क्या बोला, जीरो केल्विन. सेल्सियस में पॉसिबल है सर, लेकिन केल्विन स्केल पे कोई नेगेटिव टेम्परेचर हम मेजर नहीं करते. ठीक है, वहां पे नेगेटिव स्केल पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल, ये भी लिख लेना. नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल. वो मिनिमम कितना रेट कर सकता है, जीरो केल्विन. ठीक है, और इसी को हमने क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है. तो जीरो केल्विन ही सबसे एब्सोल्यूट जीरो है. फिर कैसे नेगेटिव जा पाएंगे, नहीं ना. तो केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर नहीं रीड करता. नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन. तो थोड़ा सा मॉड्यूल के जो नोट मॉड्यूल है आपकी, मॉड्यूल से पढ़ के आया करो. कल सर क्या पढ़ाएंगे, इसलिए मैं डेली हमेशा, आपने देखा होगा नेक्स्ट डे में क्या पढ़ाऊंगा, आज टॉपिक बता देता हूँ. कल थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, पहले तो न्यूमेरिकल करेंगे सर 8-9. टाइम रहा तो थर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा सा थ्योरी को रीड करके आना है.